नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके एबीएसटी पेपर सेकंड की यूनिट 5 का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ऑडिटिंग से संबंधित है। तो इस ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका अपन अध्ययन इस पूरी यूनिट 5 में करेंगे। और उस यूनिट 5 का जो पहला पार्ट है वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, यानी अंकेक्षण का अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, इनके ऊपर अपन आज प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि अंकेक्षण होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, जैसे कहा जाता है कि ये जो अंकेक्षण शब्द है वो लैटिन भाषा के ओडीरे शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है कि सुनना। यानी पहले प्राचीन समय में जब कोई भी राजा या कोई व्यवसायी या अन्य व्यक्ति किसी खजाने या ट्रेजर के संबंध में लेखों या व्यवसाय संबंधी लेखों में गबन या कपट की आशंका को देखते हुए एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त करते थे। क्योंकि कई बार क्या होता था कि जैसे कोई खजाना है, कोई मुनीम है जो नियुक्त कर रखा है ट्रेजरी, हर चाहे वो शासक है उसका ट्रेजर हो, चाहे किसी व्यवसायी का ट्रेजर हो, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर ले, कोई कपट या गबन नहीं कर ले, इसलिए कि अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, एक न्यायिक अधिकारी की। ये न्यायिक अधिकारी जो उस खजाने का मालिक होता था या खजाने को लेखे संबंधी यानी उसका हिसाब किताब रखने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया होता था, उससे वो मौखिक रूप से उन लेन देनों के बारे में सुनते थे और सुनकर ही ये निर्णय लेते थे कि भाई कहीं कोई गड़बड़ी से नहीं हुई है। तो ये प्राचीन समय में एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी हिसाब किताब या जो खजाना होता था उसके बारे में जांच करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त होते थे वो केवल मौखिक रूप से सुनते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जो हिसाब किताब से संबंधित चीज़ें जो बढ़ती गई, व्यवसाय उद्योग की क्रांति हुई, उद्योग बढ़ते गए तो लेन देन बढ़ते गए और लेन देन बढ़ते गए तो उनको हिसाब किताब की जटिलताएं बढ़ती गई। तो ऐसी स्थिति में जो एक महत्वपूर्ण जो घटना घटित हुई दोहरा लेखा विधि के जन्म की हुई सन 1894 में, और इसके जन्मदाता कौन थे? लुकास पेसियोली। तो जब ये दोहरा लेखा विधि का आविष्कार हुआ तो उसके बाद में लेखों की जांच के लिए अंकेक्षक को नियुक्त करना, उसके अधिकारों कर्तव्य तय करना, ये कार्य शुरू किया गया। और विशेष रूप से जब कंपनी संगठन का प्रादुर्भाव हुआ जहाँ पर हज़ारों लेन देन प्रतिदिन होते थे, तो इस कार्य की आवश्यकता और भी ज़्यादा महसूस होने लगी और फिर उसको अल्टीमेटली वैधानिक अनिवार्यता का रूप दे दिया गया। आप जब तक एक कंपनी के खाते किसी योग्य अंकेक्षक व्यक्ति के द्वारा जांच नहीं लिए जाते, वो मान्य नहीं होते हैं, इसलिए ये कंपनी के संगठन में इनको लेखों को जांचने की एक वैधानिक अनिवार्यता भी है। सामान्य अभिप्राय अपन ये कह सकते हैं कि अंकेक्षण का कि वो जितने भी लेन देन संबंधी लेखे होते हैं उनकी जो जांच पड़ताल होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, उसकी जांच पड़ताल करके उसकी उन लेखों की सत्यता को प्रमाणित करना होता है, उसको अपन अंकेक्षण कहते हैं। इसकी परिभाषाएं क्या हैं? तो इसकी डेफिनेशंस के बारे में मोस्टली अपन यहाँ कह सकते हैं कि ये जो अंकेक्षण की जो डेफिनेशन है ये अपनी केवल विशेष तौर से वित्तीय लेन देनों से संबंधी रखती है, यानी जो अपने वित्तीय लेखे होते हैं, इसीलिए इसका नाम अपन यहाँ वित्तीय अंकेक्षण या फाइनेंशियल ऑडिट से भी कहते हैं। अंकेक्षण वैसे एक विस्तृत अर्थ है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ों की जांच की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से इसके अंदर जो वित्तीय लेन देन होते हैं उनके संबंध में कोई अशुद्धि नहीं रह गई हो, कोई उसके अंदर कोई कपट कबर नहीं रह जाए, इसलिए उसका जो क्षेत्र या दायरा है वो अपना वहीं तक सीमित रखते हैं। यहाँ पर अंकेक्षण की मुख्य रूप से एक स्पाइसर एवं पैगलर ने जो परिभाषा दी, तो उसके अनुसार जो है
वो अंकेक्षण किसी भी व्यवसाय की पुस्तकों, लेखों और प्रमाणकों, जिनको वाउचर्स कहते हैं, उनकी की ऐसी जांच को हम कह सकते हैं जिससे कि स्वयं अंकेक्षक को भी ये संतोष हो जाता है कि जो भी सूचनाएं और स्पष्टीकरण दी गई हैं और जो कि पुस्तकें भी बताती हैं, तो उनके अनुसार जो चिट्ठा है उसकी सही उचित आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है, यानी बैलेंस शीट, और लाभ हानि खाता सही लाभ या हानि को प्रकट करता है। तो ये और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो कौन से तथ्य हैं जिनके संबंध में कि वो जांच करने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। तो ये परिभाषा है एक्चुअल में स्पाइसर एंड पेगलियर की बहुत विस्तृत परिभाषा है, और वो स्पष्ट रूप से यही बताता है कि भाई जितने भी उसको जो वाउचर्स, डॉक्यूमेंट, प्रलेख, लेखे जो उस व्यक्ति को दिए गए हैं जांच करने के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उससे जो तैयार किए गए लेखे में दो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट जो लेखे होते हैं वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आर्थिक स्थिति को, उसको लाभ हानि को प्रकट करता है, और चिट्ठा होता है वो आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। तो उस इन दो चीज़ों से संतुष्ट होना होता है कि वास्तव में वो लेख जो जिन लेख प्रमाणकों के आधार पर वो तैयार किए गए हैं वो वास्तव में उससे ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न प्रकट करते हैं या नहीं करते। तो ये जो स्थिति होती है उसके अनुसार अगर वो संतुष्ट नहीं होता तो वो कौन से बिंदु हैं जिनसे कि वो संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार से दूसरे एक जे.आर. बार्टलीबॉय है। तो जे.आर. बार्टलीबॉय ने जो है वो अंकेक्षण की हिसाब किताब की पुस्तकों की वो उन प्रपत्र और प्रमाणकों से जिनसे कि वो लिखी गई हैं, और एक बुद्धिमत्तापूर्ण और आलोचनात्मक जांच होती है। और उस जांच का उद्देश्य यही ज्ञात करना होता है कि चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है और विशेष अवधि के लिए बनाए गए लाभ हानि के तहत सही उचित लाभ हानि को प्रकट करते हैं या नहीं करते हैं। और इस बात की सत्यता है वो प्रमाणित करने का कार्य जो है वो इसके अंतर्गत किया जाता है, अंकेक्षण के अंतर्गत, ये जे.आर. बार्टलीबॉय ने कहा। और इसी तरीके से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान कहता है कि अंकेक्षण किसी भी उपक्रम के आंकड़ों, विवरणों, दस्तावेजों, क्रियाओं और निष्पादन की एक निश्चित उद्देश्य के लिए की गई व्यक्तिगत और विस्तृत जांच होती है। तो ये कुल मिलाकर के इन सभी जो परिभाषाओं हैं उनके विश्लेषण के बाद में हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अंकेक्षण वास्तव में उचित प्रमाणकों के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा संस्था के लेखों की बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित एवं आलोचनात्मक जांच होती है। ये निश्चित रूप से एक बात है कि जो एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है जब वो जांच करता है उन लेखों की, तो जांच तो कोई ऐसे होती नहीं है, उसके पीछे कोई बेस होता है। जैसे कोई ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए वो बैलेंस शीट में पहुंचा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंचा, उसका फाइनल निष्कर्ष, तो उसका ओरिजिन क्या है वो उसके ऊपर जाता है, उसका उद्गम क्या है, उसका उद्गम क्या होता है। जो प्रमाणक वाउचर्स होते हैं जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो ये जो होते हैं मूल उसके जो प्रमाणक होते हैं, कैश जो है कैश नोट, रसीदें वगैरह हैं, ये इसके वाउचर्स होते हैं, या कोई इनवॉइस वगैरह होती हैं। तो वो वास्तव में वो उनके बेस होते हैं, वो वहाँ से वो उनकी जांच करना शुरू करता है। तो उनके आधार पर ही तो लेखे तैयार किए जाते हैं। तो उन प्रमाणकों के आधार पर, जिनके आधार पर कि वो लेखे तैयार किए गए हैं, उनकी एक वो विस्तृत और बुद्धिमत्तापूर्ण जांच करता है, और फिर वो ये पता लगाता है कि वास्तव में उसके आधार पर तैयार किए गए जो अंतिम लेखे हैं वो सही हैं या नहीं हैं। इस बात की जांच करता है। और इसने ये सब परिभाषाएं अपन पढ़ने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साधारण रूप से हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो अंकेक्षण होता है वो किसी भी संस्था या उपक्रम के संबंध में होता है। यानी कोई भी एक कंसर्न होती है, चाहे बिजनेस कंसर्न, कोई फर्म है, कंपनी है, ये कोई सोसाइटी है, बैंक है, बीमा है, ऐसी कोई भी एक संगठन होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था की के संबंध में अंकेक्षण होता है। ये जो अंकेक्षण होता है वो वास्तव में लेखा पुस्तकें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उनके संबंध में होता है। और वो जो पुस्तकें होती हैं वो उचित प्रमाणकों और दस्तावेज़ों के आधार पर ही उन लेखों की जांच की जाती है। यानी लेखों की जांच की जाती है, और ये जांच जो होती है उचित प्रमाणकों और दस्तावेज़ों के आधार पर की जाती है। तो दूसरी बात ये हो गई, यानी कोई कंसर्न कोई संस्था की होगी, संस्था के लेखों की होगी, और लेखों की जो जांच होगी उचित दस्तावेज और प्रमाणकों के आधार पर होगी। ये जांच बुद्धिमत्तापूर्ण आलोचनात्मक होती है। यहाँ बुद्धिमत्तापूर्ण का मतलब यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि जो जांच की जाती है वो उसके लिए जो है वो
हर कोई व्यक्ति उसको जांच को नहीं कर सकता। जो एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, जिसके अंदर बुद्धिमत्तापूर्ण उसका विश्लेषण करने की क्षमता होती है, केवल वही व्यक्ति इसकी जांच कर सकता है। और क्रिटिकल सेंस में होती है कि जहाँ भी कोई कमी होती है, उस कमी को वो इंगित करते हैं कि ये इसके अंतर्गत कमियाँ रह गई हैं, इसलिए इसको आलोचनात्मक कहते हैं। और जो व्यक्ति ये जांच करता है वो व्यापार से संबद्ध नहीं होना चाहिए, यानी उससे एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। वो कोई निष्पक्ष व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नियुक्त होता है। इसीलिए किसी कंपनी सेक्टर के अंतर्गत जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया जाता है, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये एक स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की जांच होती है। एक निश्चित अवधि के लिए ये जांच होती है कि भाई 12 महीने की, किसी वित्तीय वर्ष की या 6 महीने की एक पर्टिकुलर अवधि दी जाती है। उस अवधि के संबंध में वो जांच होती है और उसी अवधि के संबंध में ही वो निष्कर्ष प्रदान करता है। और वो जो भी अंकेक्षक होता है वो अपनी केवल राय प्रकट करता है, वो अपना ओपिनियन प्रकट करता है। वो संतुष्ट है या नहीं इसके बारे में अपनी राय को प्रकट करेगा। वो कोई इसका कोई निर्धारण करता नहीं होता। वो केवल उसकी राय में, उसको दिए गए दस्तावेज़ों के आधार पर, जानकारी के आधार पर अपनी ओपिनियन प्रकट करता है कि वो जो चिट्ठे हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो ये इसकी परिभाषाओं के आधार पर अपन कुछ मिला करके ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये इसकी कुछ सामान्य लक्षण या विशेषताएं होती हैं अंकेक्षण के। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है जो कि अपने को देखना होता है। इसके उद्देश्य के अंदर अब अपनी परिभाषाओं के आधार पर अपन ये समझ गए होंगे कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं। क्योंकि इसका सबसे पहला जो बात तो है वो एक ही है, जो अगर आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए कि इसके दो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होते हैं। इनके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, वो बाकी चीज़ें तो सब बाद में साथ में लगती जाती हैं। सबसे इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य सबसे पहला होता है कि वो अशुद्धियों का पता लगाना इसका सबसे पहला उद्देश्य होता है। क्योंकि अगर किसी बिजनेस के अंदर उसकी जांच नहीं की जाएगी तो वो गलतियां हैं, उनके संचयी प्रभाव करके वो गलतियां हैं वो आगे जा करके बहुत बड़ा रूप ले सकती हैं, जिससे जो है वो बिजनेस संकट में पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव तो ये हुआ कि जो गलतियाँ वगैरह हैं वो नहीं रहें, अगर हैं तो उनको पकड़ में लिया जाए और उनको रोक लिया जाए। दूसरी बात ये है कि कोई उसमें कपट, गबन या कोई एम्बेजलमेंट जिसको अपन कहते हैं, कोई फ्रॉड वगैरह जो है वो फाइनेंशियल गड़बड़ी नहीं हो जाए। तो इसकी भी इसके अंदर जांच करना होता है कि भाई कोई व्यक्ति है वो किसी तरीके से कोई व्यक्ति उसमें गबन तो नहीं कर रहा पैसों का, क्योंकि जब वो अगर वो गबन करेगा तो हिसाब किताब में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा और वो गड़बड़ी है वो उसके जांच करने में पकड़ में आ जाएगी। तो ये दो इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होते हैं जांच कराने के, कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है खातों के अंदर, पैसों का के लेन देन में कहीं कपट वगैरह नहीं किया गया है, और अशुद्धियाँ या नहीं, क्योंकि अशुद्धियाँ होती हैं वो अनजाने में होती हैं, जबकि कपट जानबूझ करके किया जाता है, गड़बड़ जानबूझ करके की जाती है। तो ये जो है वो इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जो इसका रोल होता है, एक जो है अंकेक्षण का उद्देश्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो हुआ कि लेखों की सत्यापित करना होता है। तो ये एक बात होगी कि भाई जितनी भी जो लेखे तैयार किए गए हैं वो वास्तव में लेखांकन के सिद्धांतों और अवधारणाओं और जो कंसेप्ट हैं उनके आधार पर तैयार किए गए हैं। इस बात को वो सत्यापित करता है, उनकी नीतियों के संबंध में हैं वो सही हैं और वो पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट हैं, कहीं कोई छुपाव नहीं है। लाभ हानि की शुद्धता की जांच, चिट्ठे की शुद्धता की जांच, तो ये बातें जैसे ऊपर आई हैं सब जगह। तो यहाँ पर ये था कि भाई गलतियों को पकड़ना, कपट को रोकना, इनके लेखों की सत्यता को प्रमाणित करना, लाभ हानि की सत्यता प्रमाणित करना, चिट्ठे की सत्यता को प्रमाणित करना, क्योंकि लाभ हानि सही लाभ या हानि प्रकट करता है या नहीं, चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति प्रकट करता है नहीं, इस बात की जाँच करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। अशुद्धियों और गबन का पता लगाना, सबसे पहली बात ये हुई कि भाई अशुद्धि और गबन कहीं किए गए हैं तो उनका पता लग जाए, और अशुद्धियों और गबन को रोकना इसका एक उद्देश्य और होता है। क्योंकि जब अगर किसी व्यक्तियों को जो काम करते हैं संस्था में, अगर उनको पता होता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य की जांच कोई निष्पक्ष व्यक्ति करेगा, तो वो कपट और गबन करने से वो या अशुद्धियाँ करने से डरेंगे। और अशुद्धियाँ करने का डरने का मतलब ये होता है कि वो लापरवाही से काम नहीं करेंगे, वो सतर्क रहेंगे, सचेत रहेंगे, और गबन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनको डर रहेगा कि उनको गबन को पकड़ लिया जाएगा।
इसलिए ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वो अशुद्धियों और गबन को का पता लगाना और उनको रोकना, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा एक अंकेक्षण का उद्देश्य प्रबंधकों को सलाह देना भी होता है, क्योंकि जब कोई अंकेक्षक व्यक्ति अंकेक्षण का कार्य करता है, क्योंकि वो उस एरिया का, उस फील्ड का एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, इसलिए वो अपनी पूरी जो है वो अपनी राय प्रकट करेगा। कहीं पर भी कोई अशुद्धियाँ हैं तो उनके बारे में वो बताएगा और उनके प्रबंध के सिस्टम को सही करने की राय प्रकट करेगा, जिससे कि उसकी लेखा प्रणाली स्मूथली चले और कोई भी गलती और अशुद्धियाँ नहीं हो सकें। इसके लिए वो अपने सुझाव भी इसके अंतर्गत प्रकट करता है, इसलिए ये एक सलाहकार के रूप में भी काम करता है, क्योंकि अगर उसकी सलाह को माना जाएगा तो गलतियाँ कम होंगी और गबन नहीं होगा। इसके अलावा अधिनियम की पालना सुनिश्चित करना भी होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो कंपनी अधिनियम जैसे है, मान लो कोई अधिनियम लागू होता है या बैंकिंग अधिनियम लागू होता है, तो उस अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार लेखे तैयार हो जाने चाहिए। अगर अधिनियम के अनुसार लेखे तैयार नहीं होते हैं तो वो लेखे लीगल नहीं माने जाते। इसलिए वो अंकेक्षक ये देखता है कि जिस संस्था का वो अंकेक्षण कर रहा है, उस संस्था के द्वारा तैयार किए गए अंतिम खाते वास्तव में अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं। किसी पर्टिकुलर अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोई संस्था होती हैं, जैसे कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत है, तो उसके अनुसार जो आवश्यक जरूरी जो खातों की जो पद्धति होती है उसको पालन उसको करना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए लेखे तैयार करने चाहिए उस अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार। तो ऐसा किया गया है या नहीं किया गया है, इस बात की जो जांच है वो जो है वो अंकेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा कराधान संबंधी जो प्रावधान उनको पालना को भी सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि कराधान संबंधी पालना का अभिप्राय यहाँ पर ये होता है कि अपनी बात को जानते हैं कि जब कोई भी सरकारी संस्थाएं जो होती हैं, एजेंसियां होती हैं, जब कर लगाती हैं, जैसे जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, वेट है, ये या कस्टम ड्यूटी है, ये ये सब जो होती हैं ये रिकॉर्ड्स के आधार पर लगाई जाती हैं कि उसके लेन देन टोटल कितनी बिक्री की गई, तो उसके ऊपर जीएसटी लगाना है, एक्साइज ड्यूटी जैसे मान लो उत्पादन पर लगाना है, कस्टम्स के ऊपर जैसे आयात निर्यात पर लगाना है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो रिकॉर्ड्स के ऊपर होती हैं, तो उनके आधार पर ही वो एजेंसी कर लगाती हैं। इसलिए यदि ये लेखे शुद्ध नहीं होंगे तो कर की गणना गलत होगी, तो ये उन प्रावधानों को भी पालन करने के लिए ज़रूरी हो जाता है। और इसी प्रकार से जो खाते अंकेक्षित होते हैं, उन खातों के ऊपर कोई भी कर का जो अधिकारी होता है, असेसमेंट करने वाला, वो उनके ऊपर विश्वास करता है, उसके पास विश्वास करने का आधार होता है, इसलिए वो जो प्रावधान है उनकी पालना भी सुनिश्चित होती है। और इसके अलावा कोई विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के बारे में ये है कि ये केवल वित्तीय जो लेन देन है या लेखे हैं उन्हीं का इसके अंकेक्षण के अंतर्गत कार्य नहीं होता है, बल्कि ये अलग प्रकार के जो विशिष्ट प्रकार के अंकेक्षण होते हैं, जैसे पोस्ट ऑडिट करना है या परफॉर्मेंस ऑडिट करना है, सोशल ऑडिट करना है, ये इनके कोई विशेष उद्देश्य होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब ये होता है कि जैसे निष्पत्ति या परफॉर्मेंस को सुधारना होता है, कॉस्ट को कम करना होता है, या कॉस्ट बढ़े नहीं या ज़्यादा बढ़ नहीं जाए किसी कारण से, तो कॉस्ट ऑडिट की जाती है। सोशल ऑडिट भी होता है कि समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर, तो ये सोशल ऑडिट होती है। तो इन सब चीज़ों के यानी ये कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए जांच भी की जाती है, केवल फाइनेंशियल मैटर्स के हिसाब से ही जांच नहीं होती है, अंकेक्षण के दायरे में ये चीज़ें भी आती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अंकेक्षण जो है वो अपनी महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो ये इसके ऑब्जेक्ट्स या उद्देश्य हो गए जिनको अपने को ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आपको केवल कुल मिलाकर के इसका साधारण रूप से इसका अर्थ क्या होता है, इस अर्थ से इसके जो लक्षण और इसके उद्देश्य हैं वो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगे। ये कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में आपको उल्लेख करना है। नमस्कार, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।